जय हिंद साथियों। आज आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे भूतपूर्व सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद में उन्हें क्या मिलना है, इसके बारे में जानकारी न होने के कारण वो अनेक प्रकार की मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि उनको जानकारी देकर अनेक प्रकार की कल्याणकारी मिलने वाली योजनाओं उसका लाभ दिलवाने में उनकी मदद की जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम बात करेंगे एजुकेशन ग्रांट यानी कि शिक्षा अनुदान की, जो कि सेवानिवृत्त होने के बाद मिलता है। सेवारत सैनिकों को CEA मिलता है, जिसको बोलते हैं हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि एक जो है हक है यानी कि इंटाइटलमेंट है। लेकिन ये एजुकेशन ग्रांट शिक्षा जो अनुदान है वो प्रिविलेज है। इसको हम चाहे स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, चाहे छात्रवृत्ति बोल सकते हैं, चाहे आप शिक्षा अनुदान बोल सकते हैं। ये परसेंटेज बेसिस पे नॉर्मली दिया जाता है। जो केंद्र सैनिक बोर्ड से जो आर्थिक सहायता शिक्षा अनुदान मिलता है, इसको ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ता है। किस तरीके से आपको आवेदन करना है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पर जाना है, ये सारी विस्तृत जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। अब चलते हैं। अब उद्देश्य इसका भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को अनुदान शिक्षा के रूप में आर्थिक सहायता हवलदार व समतुल्य रैंक तक और MACP नायब सूबेदार तक लागू है। वह भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को ग्रेजुएशन तक तथा उसकी विधवा को पोस्ट ग्रेजुएट तक आर्थिक सहायता दी जाती है। यह अनुदान बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता है। यह योजना 1981 में ₹15 प्रति माह 3 बच्चे के लिए 12वीं तक शुरू की गई थी, जिसे वर्ष 1986 में संशोधित कर ₹100 प्रति माह कर दिया गया। फिर दोबारा 2007 में इसका संशोधन हुआ। कक्षा 12 तक लड़कों के लिए ₹200 प्रति माह कर दिए गए, लड़कियों के लिए ₹400 प्रति माह कर दिए गए, ₹600 प्रति माह लड़कियों के लिए स्नातकोत्तर के लिए कर दिए गए। फिर दोबारा अक्टूबर 2011 में इसका संशोधन किया गया और यह अनुदान ₹1000 प्रति माह 2 बच्चों के लिए ग्रेजुएशन तक, विधवा के बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर दिया गया। आर्थिक सहायता पात्रता के आधार पर पहले 2 बच्चों को शिक्षा अनुदान शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने के बाद एकल किस्त में दिया जाता है। एक बार एक बच्चे का नाम पंजीकृत होने के बाद दूसरे बच्चे के नाम से वह बदला नहीं जा सकता है। भूतपूर्व सैनिक की डिस्चार्ज बुक में बच्चे का नाम होना चाहिए। पहले 2 बच्चों को ही इस अनुदान की पात्रता है। यदि बच्चे का डिस्चार्ज बुक में नाम नहीं है तो उसका दैनिक भाग 2 रिकॉर्ड द्वारा प्रकाशित होना चाहिए। पहले बच्चे को और दूसरे बच्चे जुड़वा हैं तो 2 बच्चों की पात्रता होगी। यदि दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा जुड़वा है तो दोनों की ही पात्रता होगी। यदि दुर्भाग्यवश पहले बच्चे की मृत्यु हो जाती है और दूसरा और तीसरा बच्चा को अनुदान की पात्रता होगी। यदि दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो पहला और तीसरे बच्चे को इसकी पात्रता होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी कि उसकी पात्रता की एक्चुअल शर्त क्या है। भूतपूर्व सैनिक या उसकी विधवा होनी चाहिए, हवलदार व समतुल्य रैंक अन्य फोर्स की तथा इससे निचली वाली रैंक होना चाहिए। बच्चा अभी समाप्त हुई शैक्षणिक वर्ष में पास होना चाहिए। आवेदन संबंधित जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा अनुशंसा की हुई होना चाहिए। किसी अन्य संस्था से शिक्षा अनुदान प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए। सैनिक दस्तावेजों में बच्चे का नाम होना चाहिए और सैनिक का बैंक में खाता होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन हैं, ये पात्रता हैं। शिक्षा अनुदान के आवेदन के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट www.ksv.gov.in को क्लिक करके आपको वेलफेयर वाली विंडो को खोलना है। उसके बाद 2 नंबर की जो योजना है वो शिक्षा ग्रांट है, उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या
आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे फार्म भरना है, ये सारी विस्तृत निर्देश उसके अंदर दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसको आपको तसल्ली पूर्वक भरना है। उसके बाद आगे आपको जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट का इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आपको कई तरह की विंडो दिखाई देंगी, जिसमें सिर्फ आपको वेलफेयर ग्रांट वाली विंडो को दबाना है। उसके बाद 2 नंबर की जो योजना है, जितनी भी सारी योजना है वो खुल करके आती हैं, जिसमें से जो 2 नंबर की योजना है उसको जब क्लिक करेंगे तो आपको एजुकेशन ग्रांट की जो विंडो है वो खुलेगी और उसमें सारे निर्देश आपको मिल जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक अन्य लाभार्थी को वेब पोर्टल www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर स्वयं को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर के लिए आपको चाहिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर। जैसे ही आप इनको रजिस्टर कैसे करना है ये हम डेमोस्ट्रेशन दे करके बताएंगे। आप जो है इस वीडियो में आगे तक देखते रहिए। आपको ksb.gov.in डालना है, फिर इस तरह से वेबसाइट खुलेगी। उसके अंदर सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे हैं, लॉगिन, रजिस्टर और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। इसमें से आपको सबसे पहले रजिस्टर को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर को क्लिक करते हैं, जैसे ही रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपकी जो है इस तरीके से एप्लीकेशन खुल करके सामने आएगी। एप्लीकेशन में सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो दी गाइडलाइंस बैनर टू फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने जो बताए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे। पढ़ने के बाद में फिर नंबर 2 का इंस्ट्रक्शन है, काइंडली फिल दी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यानी कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को भरना है। इस एप्लीकेशन के 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1 में। अब पार्ट 1 में देखिए सबसे पहले है हु आर यू, यानी कि आप कौन हैं। इसमें 3 तरह के ऑप्शन खुल रहे हैं। सबसे पहले ESM सेल्फ, ऑफन और विडो। इसमें से कौन अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको सेट कर देना है। जैसे एक्स सर्विसमैन खुद कर रहा है तो आपने सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, आपको नाम डालना है। उसके बाद आगे चलते हैं तो सर्विस नंबर और PSM यानी कि भूतपूर्व सैनिक का आर्मी नंबर डालना है। उसके आगे है डू यू हैव एग्जिस्टिंग ESM आई कार्ड, क्या आपके पास में एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड है, यह है तो यस उसको करना है। आगे चलना है, आगे चलेंगे तो आपका एक्स सर्विसमैन आई कार्ड नंबर है वो डालने के लिए खुला है तो वो आपको डालना है। आगे चलेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ सर्विस ऑफ ESM, भूतपूर्व सैनिक ने किसमें सेवा की थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, उसको आपको सेट कर देना है। उसके बाद आप जैसे आगे चलेंगे तो फिर आएगा रैंक ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन का रैंक क्या है। तो जितने भी आर्मी के अंदर रैंक हैं वो ड्रॉप डाउन मीनों में खुल जाएंगे। आपका जो भी रैंक है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपका कंसर्न RSB, यानी कि आपका संबंधित राज्य सैनिक बोर्ड कौन सा है, इसको जैसे भी ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जितने भी भारत के अंदर राज्य सैनिक बोर्ड हैं सब खुल जाएंगे। तो जो भी आपका राज्य सैनिक बोर्ड है उसको आपको सेट कर देना है। सेट करेंगे तो उसके बाद एक नई विंडो और खुल जाएगी, यानी कि ZSB विथ विच रजिस्टर्ड, यानी कि जिला सैनिक बोर्ड जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है वो खुलेगा। तो इसको आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करना है। तो राज्य सैनिक बोर्ड जिसमें जो आपने सेलेक्ट किया उसमें कितने जिला सैनिक बोर्ड हैं सारे सामने खुल करके सामने आएंगे। उसमें से आपको जो भी आपका है उसको आपको सेलेक्ट करना है। और फिर आगे आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करनी है और ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका महीना है। उसके बाद में डेट सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फिर आता है डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपकी भर्ती की तारीख क्या है। तो इसी तरीके से ये भी आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपका साल है, किस साल में आप जो है भर्ती हुए थे वो आपको डालना है। फिर मंथ डालना है और मंथ डालने के बाद आगे आपका कौन सा दिन तारीख है वो डालनी है। फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो भी आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है। पहले ईयर,
उसके बाद में मंथ, और उसके बाद में आपकी जो डेट है वो सेलेक्ट करनी है। तो ये करने के बाद में आप आगे चलते हैं तो फिर आता है डेट ऑफ डेथ ऑफ ESM इफ एप्लीकेबल, यानी कि विडो या फिर ऑर्फन बच्चा है वो अप्लाई कर रहा है तो आपको इसमें डेट डालनी है एक सर्विसमैन की मृत्यु की, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आगे है फादर्स नेम एंड हस्बैंड्स नेम, वो भर देना है। फिर आता है ईमेल आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको भरनी है। मोबाइल नंबर डालना है। फिर आगे हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, विलेज, सिटी और स्टेट, कौन सा है स्टेट आपको ड्रॉप डाउन मीनू से सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है उसको आपको सेट कर देना है। फिर जैसे ही सेट करेंगे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेट कर देना है। आगे जैसे ही आप चलेंगे तो उसके बाद में आपका कंट्री ऑटोमेटिक आ जाता है। पिन कोड क्या है वो आपको डालना है। फिर बैंक की डिटेल है। बैंक की डिटेल में सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट होल्डर वो आपको भरना है। फिर बैंक नेम यानी कि कौन सी बैंक थी वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सेलेक्ट करनी है। फिर ब्रांच का नाम यानी कि किस जगह पे ये बैंक है वो आपको डालना है। अकाउंट नंबर डालना है। IFSC कोड डालना है। फिर आगे चलते हैं तो आता है पेंशनर्स। अब लिख नन पेंशनर से आप क्या है, पेंशनर है या नन पेंशनर है, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है। जैसे पेंशनर हैं तो जैसे ही पेंशनर को सेलेक्ट करेंगे तो PPO नंबर वो मांगेगा, PPO नंबर आपको डाल देना है। फिर नीचे चलते हैं तो वेरिफिकेशन कोड यानी कि जो कैप्चा है वो भर देना है और आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो है मेल है उसके ऊपर मेल में आपका यहाँ से ईमेल चला जाएगा, उसके अंदर लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। उसके बाद आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपका ये आता है प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोसेस एंड लोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, यानी आपको जो है आगे एप्लीकेशन किस तरीके से भरना है। क्योंकि आपके पास में जब लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है तो उसके बाद सबसे पहले आपका जो पासवर्ड आया है उसको आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद में हम अपने एप्लीकेशन को किस तरीके दोबारा आपको वेबसाइट खोलना है, वही www.ksb.gov.in उसको खोलने के बाद में हम जो है फिर वहीं पे जाएंगे और सबसे पहले हमको जो है उसमें 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, लॉगिन, रजिस्टर्ड और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो हमने उसको लॉगिन में डालना है। अब जैसे ही लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आएगा। उस एप्लीकेशन को आपको भरना है। उसमें क्या क्या भरना है ये आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऑनलाइन समझाता हूं, डेमोन्स्ट्रेशन दे के समझाता हूं तो उसमें वो इतने कॉलम छोटे हैं कि आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन उसका बनाया हुआ है और मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि कौन कौन से कॉलम है। ये 3 आपके पार्ट्स में फॉर्म है। वो सबसे पहला पार्ट इस तरीके से आपको दिखाई देगा और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पार्ट 1 में आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और आपका सरनेम भरना है। उसके बाद सर्विस नंबर, आधार कार्ड और रैंक नंबर, रैंक ये भरनी है। उसके बाद में डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज और डेट ऑफ बर्थ, तीनों तरह की डेट भरनी है। अगर आपने उसमें जो रजिस्टर किया था जब भरा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाता है। आगे हम चलते हैं। आगे इसमें आपको पेंशन यानी कि बेसिक पेंशन आपकी क्या है वो भरनी है। वो आपके PPO से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर PPO नहीं तो आप जो स्पर्श से जो आपकी पेंशन स्लिप निकालती हैं उसमें भी है, उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद इफ री एम्प्लॉयड इनकम देयर फ्रॉम री एम्प्लॉयमेंट, अगर आप दूसरी नौकरी कर रहे हैं और उससे क्या इनकम हो रही है वो भी आपको डालना है। इन केस आपका नन पेंशनर है तो आपको किसी अदर सोर्स से कोई इनकम है तो वो आपको डालनी है। उसके बाद है आपका सेलेक्ट योर राज्य सैनिक बोर्ड। आप जो है अपना राज्य सैनिक बोर्ड क्या है, जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया था उसी तरीके से सेलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी राज्य सैनिक बोर्ड हैं वो आपको खुल करके सामने आ जाएंगे। उसके बाद में सेलेक्ट योर जिला सैनिक बोर्ड, यानी आपका जिला सैनिक बोर्ड क्या है उसके बाद वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि उस राज्य सैनिक बोर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर कितने
जिला सैनिक बोर्ड है, सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका पता क्या है वो आपको भरना है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के अंदर बैंक की डिटेल है। इसमें सबसे पहले आपका जो आता है इज योर अकाउंट नंबर लिंक विद आधार कार्ड। क्या आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो उसको आपको टिक कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, किसके नाम से खाता है वो नाम भरना है। बैंक का नाम, आपका बैंक कौन सी है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड और आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ एनी वो भरनी है। उसके बाद अगर आपने पहले से कोई सहायता ली है तो उसके लिए भी एक नीचे आता है वो आपको भरनी है। और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन को आपने सेव कर देना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में सबसे पहले सेलेक्ट नंबर योर चाइल्ड हुज टू अप्लाई, यानी कि आप किस बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे, क्योंकि इसमें पात्रता सिर्फ 2 बच्चों की है तो वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है 1 या 2। उसके बाद में आपका जो है मार्कशीट की डिटेल आपको भरनी है, जिसमें आपका सीरियल नंबर, उसके बाद चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम क्या है, स्कूल और कॉलेज का नाम क्या है, उसके बाद क्लास पास्ट कौन सा किया है और उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन कितने उसमें मार्क लिए हैं, ये सभी करने हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी पार्ट में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरीके से दिखाई देगा। अब डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, ये इसमें सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपकी डिस्चार्ज बुक, तो डिस्चार्ज बुक के सारे पेज आपको अपलोड करने हैं, कोई भी पेज छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई कटिंग है या ओवर राइटिंग है तो वो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से स्टैंप लगा करके वेरीफाई कराना है, तभी एक्सेप्ट होगी, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है बच्चे की मार्कशीट हो गई, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, बच्चे का डिपेंडेंट कार्ड हो गया। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट लिख करके एक्स सर्विसमैन ने कि मैंने किसी भी अदर दूसरी संस्था से, स्टेट या फिर अन्य किसी संस्था से शिक्षा ग्रांट के रूप में कोई आर्थिक सहायता नहीं ली है, वो आपको जो है सर्टिफिकेट स्कैन करके डालना है, साइन करके। उसके बाद आपका जो है आप PPO डालना है और बैंक अकाउंट का जो है या तो बैंक की पहली पासबुक का पहला पेज या फिर कैंसिल किया हुआ चेक जिसके अंदर आपका नाम और अकाउंट नंबर तथा IFSC कोड मेंशन किया गया हो, ये डालना है। ये सब डालने के बाद में आपको नीचे 4 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रिंट, दूसरा है सेव, तीसरा है सेव एंड फॉरवर्ड और चौथा है कैंसिल। तो इसमें से सबसे पहले आपके एप्लीकेशन का आपको फ्रंट ले लेना है और अच्छी तरीके से चेक करना है कि मेरे एप्लीकेशन में किसी तरीके से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको सेव एंड फॉरवर्ड का बटन दबा देना है। जैसे ही आप सेव और फॉरवर्ड का बटन दबाएंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली आगे चला जाएगा। तो यहां तक एप्लीकेशन की प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद में आपको हर स्तर पर आपके आवेदन पर हुई कार्रवाई कि जो होगा उसका ऑटो जनरेटेड मेल आता है, वो मेल आपका जो है ईमेल में आएगा, साथ ही साथ मोबाइल में SMS आएगा। यदि आपके आवेदन में कोई त्रुटि है या गलती या किसी तरह की कोई गलती रह गई है तो आपको 30 दिन के अंदर उसको सुधार करके दोबारा रीसबमिट करना पड़ेगा। यदि आप 30 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आपका आवेदन परमानेंटली रिजेक्ट हो जाता है, ये सिस्टम ही रिजेक्ट कर देता है, दोबारा वो जो है आप नहीं भर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको सही होने पर ही आपको आगे भेजना है। ये करने के बाद आगे हम चलते हैं। तो देखिए इसमें हिदायत है कि अंतिम तिथि के बाद आवेदन इस श्रेणी में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि इसकी डेट दी हुई है उस डेट तक ही आप भर सकते हैं। तो ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बाकी आपको जिला सैनिक बोर्ड से पता लग जाएगा। लाभार्थी को चालू वित्त वर्ष में विभिन्न कक्षाओं के समाप्त शैक्षणिक वर्ष में ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें दिए हुए हैं, ये चेंज भी कभी कभी हो जाते हैं क्योंकि ये डेट बढ़ाई भी जा सकती है, तो ध्यान रखना है आपको।
तो अभी सबसे पहले क्रमांक, शैक्षणिक वर्ष, उसके बाद कक्षा, उसके बाद में अंतिम तिथि, ये 3 तरह के कॉलम है इसमें। तो सबसे पहले तो जिस साल जैसे जो शैक्षणिक ईयर समाप्त हो रही है उसमें कक्षा 1 से 9 और 11 तक के बच्चों के लिए 30 सितंबर तक चालू शैक्षणिक वर्ष में आपको आवेदन करना है। उसके बाद में आपका 10वीं और 12वीं के लिए 30 अक्टूबर तक की डेट है, उसमें करना है। और उसके बाद आपका प्रथम 3 वर्ष के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम सहित स्नातक का है 30 अक्टूबर तक। तो ये डेट है, इस डेट के बाद में आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि यदि आपकी डेट वहां पे जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा बढ़ाई गई हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो आप चेक कर सकते हो जिला सैनिक बोर्ड से, या फिर आपको ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। DSWO द्वारा अनुशंसा करते समय प्रमाणीकरण, यानी कि जो जिला सैनिक बोर्ड जो अधिकारी हैं वो प्रमाणित करेंगे, तो उससे पहले उनको क्या क्या चीज चेक करते हैं वो, सबसे पहले PPO या फिर वीरता पुरस्कार पार्ट 2 आदेश जो भी लागू हो, डिस्चार्ज बुक पूर्ण क्रमानुसार आपकी अपलोड है कि नहीं, स्कूल से बच्चे का पास होने का जन्म तिथि के साथ में प्रमाणीकरण हस्ताक्षर जो स्कूल से किया हुआ वो होना चाहिए, आवेदक व विधवा व आश्रित पेंशन प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, बैंक के दस्तावेज होना चाहिए, किसी भी एजेंसी से किसी भी द्वारा कोई भी आर्थिक सहायता लिया हुआ होने का सर्टिफिकेट उसमें स्कैन किया हुआ डला होना चाहिए, आवेदक द्वारा ऑनलाइन दी गई जानकारी सत्य होना चाहिए, इसका भी प्रमाणीकरण उन्होंने ही देना है। आगे हम चलते हैं, तो आपका आवेदन जाने के बाद किस किस एजेंसी के बाद जाएगा और उस एजेंसी का क्या कार्रवाई है, कितने दिन उस एजेंसी को लगेंगे, ये सारी जानकारी हम इस एप्लीकेशन अथॉराइजेशन फ्लो यानी कि आवेदन प्राधिकरण प्रवाह है इसमें देखेंगे। तो इस सबसे पहले जैसे ही आवेदन आप सबमिट करते हैं वो जिला सैनिक बोर्ड के यूजर के पास में जाता है। जिला सैनिक बोर्ड का यूजर उसको लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करके आगे यानी कि रिकमेंड करके आगे भेज देगा। फिर जिला सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास में जाएगा, जिला सैनिक बोर्ड का एडमिन लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा यानी कि रिकमेंड करके उसको आगे भेज देगा। इसके लिए इनके लिए 7 कार्य दिवस यानी कि 7 वर्किंग डेज का समय होता है जिला सैनिक बोर्ड के पास। उसके बाद में राज्य सैनिक बोर्ड के यूजर के पास जाएगा, राज्य सैनिक बोर्ड का यूजर लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा और सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा यानी कि रिकमेंड करके उसको आगे भेज देगा। फिर राज्य सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास में जाएगा, राज्य सैनिक बोर्ड का एडमिन सत्यापन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसके बाद उसकी सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा करके यानी कि रिकमेंड करके उसको आगे भेज देगा। फिर वो जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास में जाएगा और केंद्रीय सैनिक बोर्ड का यूजर लॉगिन करेगा, सत्यापन करेगा, सही पाए जाने पर उसकी अनुशंसा कर देगा यानी कि उसको रिकमेंड करके और आगे भेज देगा। फिर वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास में जाएगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का एडमिन लॉगिन करके चेक करेगा, सही पाए जाने पर उसको जो है अनुमोदित कर देगा यानी कि उसको अप्रूव कर देगा। यहां पे अप्रूव हो जाता है आपका फाइनली केंद्रीय सैनिक बोर्ड के एडमिन के पास। और अप्रूव होने के बाद में इनके जो समय सीमा है इनके पास वो 30 दिन की समय सीमा है 3000 एप्लीकेशन तक, क्योंकि यहां पर जो समय सीमा एप्लीकेशन यानी कि आवेदनों के आधार पर निश्चित की जाती है। अगर 3000 से ज्यादा एप्लीकेशन है तो आपके 300 एप्लीकेशन के लिए 7 दिवस और मतलब हर 300 एप्लीकेशन के लिए और चाहिए होते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड के लिए 14 दिन का कार्य दिवस यानी कि 14 वर्किंग डेज का होता है। यहां पर 30 दिन का नॉर्मली 3000 एप्लीकेशन के लिए, इससे ज्यादा है तो आपको मैंने बता दिया यानी कि 300 एप्लीकेशन की 7 दिवस और मिलते हैं। उसके बाद आपका जो है आवेदन फाइनेंशियल सैंक्शन यानी कि वित्त स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी यानी कि कंपेटेंट अथॉरिटी के पास जाता है और कंपेटेंट अथॉरिटी का जो 45 कार्य दिवस का समय होता है उसके अंदर वो वित्त स्वीकृति दे देते हैं। और वित्त स्वीकृति यानी कि फाइनेंशियल सैंक्शन मिलने के बाद ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड के खाता अनुभाग यानी कि अकाउंट सेक्शन में जाता है। अकाउंट सेक्शन 15 दिन के अंदर उसको मिलने के बाद 15 दिन के अंदर वो NEFT द्वारा आवेदक द्वारा दिए गए खाते में NEFT से
पैसा ट्रांसफर कर देता है और उसकी सूचना केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेलफेयर सेक्शन को दे देता है और ज्वाइंट डायरेक्टर अकाउंट की देखरेख में 7 दिवस के अंदर अकाउंट सेक्शन से पैसा ट्रांसफर होने के बाद ये वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है आपके आवेदन की, जो आप एप्लीकेशन ऑथराइजेशन फ्लो के माध्यम से समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, आपको मैंने ये बता दिया है। आगे आपका जो है सब्सिक्वेंट ग्रांट यानी कि बाद का अनुदान, नए ऑनलाइन आवेदन को आगामी शैक्षणिक वर्ष में अपलोड किया जाना है, बशर्ते कि बच्चा अगली कक्षा में संतोषजनक पास करके आगे कक्षा में चला गया हो। ये ध्यान रखना है। ध्यान रहे, पात्र होने पर ही आपको आवेदन करना है। यदि आपको जो है आवेदन सही पाए जाने पर ही आपको सेव और सबमिट करना है, यानी कि आगे भेजना है। अगर क्योंकि आवेदन कहीं से भी भरा जाए, किसी के द्वारा भी भरा जाए, लेकिन आवेदन की सत्यता की, यथार्थता की जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होती है। यदि आवेदक अपात्र पाया जाता है तो दोषी भूतपूर्व सैनिक को योजना से वंचित कर उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसका पहचान पत्र वापस लिया जा सकता है। तो ये यहां तक हमने समझा। और इसके बाद किसी भी तरह की आपको अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड से ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन पढ़ के चेक कर सकते हैं, जिला सैनिक बोर्ड से आप जान सकते हैं। आशा है यह वीडियो देखने के बाद आप अपना शिक्षा ग्रांट का आवेदन अच्छी तरीके से भर पाएंगे। उसके बाद आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को भेजें और लोगों को जानकारी दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।